वेलकम बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। जेई मेंस के दिन बहुत नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो कंटेंट बना सकें। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 8th क्वेश्चन तक किया हुआ था। एनटीए अभ्यास में मॉक टेस्ट का केमिस्ट्री पेपर पे 8th क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था, जो कि था ये केमिकल काइनेटिक्स से। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट मॉक पेपर को, और हम लोग शुरू करने वाले हैं 9th क्वेश्चन से। तो 9th वाले क्वेश्चन पे हम लोगों को बोला जा रहा है कि एक क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसको हीट करने पर 45.6% उसके टोटल वेट का लॉस हो जाता है। अब इसमें जो एनहाइड्रस सॉल्ट है, जो कि एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ है, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट वो दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस सॉल्ट का जो कि हाइड्रेटेड होगा वो क्या होगा। टोटल मास ऑफ द हाइड्रेटेड सॉल्ट, मॉलिक्यूलर मास, वो दिया हुआ है 948 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे हम लोगों को पहली बात तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें कुछ खास हम लोगों का केमिस्ट्री वाला नॉलेज तो लगने वाला है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन ऐसा है कि जो हम लोगों का क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट हम लोगों ने लिया हुआ था, उसको जब हमने हीट किया तो 45.6% वेट लॉस हुआ। तो इसका मतलब ज़रूर वाटर इवापोरेट कर गया होगा। अब हम लोगों ने अगर यहाँ से कुछ ऐसा किया और निकाल लिया कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, और उधर से हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग किस तरह से उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं, तो शायद हम लोग वाटर कितने मॉलिक्यूल्स थे वो निकाल लें। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज़ टू पोटेशियम इज़ टू सल्फर इज़ टू ऑक्सीजन, इनके नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम रेशियो। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो भी हम लोगों का परसेंटेज दिया होता है, उस परसेंटेज को हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसके एटॉमिक मास से। तो एल्यूमिनियम के लिए हम लोगों को दिया हुआ है 10.5, एटॉमिक मास 27 है। पोटेशियम का दिया हुआ है 15.1 डिवाइडेड बाई 39। सल्फर का दिया हुआ है 24.8 और उसका एटॉमिक मास है 32। ऑक्सीजन का दिया हुआ है 49.6, एटॉमिक मास है 16। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो एल्यूमिनियम के लिए 0.39 के आसपास, पोटेशियम के लिए 0.39 के आसपास, सल्फ़र के लिए 0.78 के आसपास, ऑक्सीजन के लिए 3.1 के आसपास हम लोगों का रेशियो आएगा। अब हम लोगों को ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग ये रेशियो फॉर्मेट का काम कर रहे हैं, ये सिंपल होल नंबर रेशियो पे एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सभी को 0.39 से डिवाइड कर दें। तो ये 1:1 हो गया एल्यूमिनियम और पोटेशियम के लिए। सल्फर के लिए 2 हो गया लगभग, और 3.1 डिवाइडेड बाय 0.39 लगभग 8 हो गया। तो हम लोगों का एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस एनहाइड्रस सॉल्ट हम लोगों को मिल गया KAlS2O8। अब हम लोग अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लें, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लें, तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। पोटेशियम का 39, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 मान के चलें, तो ये निकल के आएगा 258 ग्राम्स पर मोल।
एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसका मॉलिक्यूलर मास 948 ग्राम्स पर मोल दिया हुआ है। अच्छी बात है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं अभी फिलहाल कि जो 45.6% का हम लोगों का रिडक्शन इन मास हुआ था वो किस वजह से हुआ होगा। तो देखिए, अगर टोटल 100 हुआ करता हाइड्रेटेड सॉल्ट का, तो उसमें 45.6 बाई मास वाटर का रहा होगा। तो वाटर का कंटेंट रहा होगा 100% में 45.6 ग्राम्स, और बाकी का जो हिस्सा बचा होगा, मतलब पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, उन सभी का मिला जुला के रेस्ट अमाउंट बनेगा 54.4 ग्राम्स। इसका मतलब हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 54.4 ग्राम्स ऑफ दैट रेस्ट अमाउंट combined with 45.6 ग्राम ऑफ वाटर, तो 258 ग्राम्स के साथ कितना कनेक्टेड है। तो उसमें से हम लोगों को क्या मिलेगा कि मास ऑफ द वाटर कंटेंट कितना है या फिर कितना था। तो सिंपल यूनिटरी मेथड का प्रॉब्लम है। 258 मल्टीप्लाइड 45.6 डिवाइडेड 54.4, हम लोग कैलकुलेट कर लें, हम लोगों को लगभग मिलेगा 216 ग्राम्स। इसका मतलब 216 ग्राम्स ऑफ मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर केम आउट व्हेन द हाइड्रेटेड सॉल्ट वाज हीटेड। तो कितने मोल ऑफ वाटर उसमें था, गिवन अमाउंट बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन अमाउंट 216 है, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इसके मॉलिक्यूलर मास 18 से, हम लोगों को मिल गया लगभग 12 मोल्स। तो ये 12 मोल्स हम लोगों के जो एनहाइड्रस वाला सॉल्ट है उसके हिसाब से हम लोगों ने निकाला है, और वो कुछ ऐसा है कि AlS2O8, उसमें 12 मोल्स के वाटर हैं, क्रिस्टलाइन वाटर। अब हम लोगों को ये दिया हुआ है कि जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है वो 948 ग्राम्स है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम लोगों का कितना हुआ, टोटल होगा हाइड्रेटेड सॉल्ट का। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हाइड्रेटेड सॉल्ट का कितना होगा, 258 सिर्फ वाटर को छोड़ के था, और 216 उस पर ऐड हो गया वाटर का मास इंक्लूड करके। टोटल हो गया हम लोगों का 474 ग्राम्स पर मोल पर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 948 दिया हुआ है, तो 948 डिवाइडेड 474, क्योंकि हम लोगों को ये याद रहना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इक्वल होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इनटू नंबर ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। तो हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करना पड़ेगा एम्पेरिकल फार्मूला मास से, तो वो निकल के आ गया 2। इसका मतलब अगर हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलना है तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए K2Al2S4O16.24H2O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम लोग इसको मैच करना चाहें तो 24H2O ही हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट होगा, वो सिर्फ ऑप्शन ए पे है, और बाकी के एटम्स भी ऑप्शन ए के साथ नंबर मैच कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये एक क्लासिक ऑर्गेनिक रिएक्शन के पोर्शन से पूछा जा रहा है, और उसमें से ये पूछा जा रहा है कि एसिटिलीन किस रिएक्शन मैकेनिज्म से या फिर किस रिएक्शन मेथड से हम लोगों को मिल सकता है, ऑब्टेन्ड होगा।
तो हम लोगों को सारे के सारे रिएक्शंस प्राइमरीली ये तो याद होने चाहिए, वरना हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर सबसे पहले वाले रिएक्शन के बारे में बात करें, जो कि है फॉर्मिक एसिड के पोटेशियम सॉल्ट, तो ये कुछ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोगों को याद दिलाता है। तो उसमें क्या होगा, अगर ये एसिटिक एसिड या फिर उससे ज़्यादा कार्बन वाले कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते, तो फिर हम लोगों को कोई एल्केन मिल जाता, क्योंकि ये एक ही वाले कार्बन से बना हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका हम लोगों का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल के आएगा। मतलब हम लोगों को एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एनोड पर, हाइड्रोजन रिलीज होगा कैथोड पर, और KOH मीडियम पर रिलीज तो होगा ही, क्योंकि ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो मीडियम तो अल्कलाइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऐसा ही काम करता है। तो ये वाला हम लोगों को पूछा जा रहा था एसिटिलीन ढूंढने के लिए, मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस वाले में तो वो बन नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्लासिक ऑप्शन है, हम लोगों को ये आराम से याद हो जाएगा अगर हम लोग कुछ इस तरह से इसको अप्रोच करें कि आयोडोफॉर्म CHI3 एक हैलोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म, उसको अगर हम लोग सिल्वर पाउडर के साथ हीट कर रहे हैं तो इसमें 6 एटम्स ऑफ सिल्वर यूटिलाइज्ड होने वाले हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडोफॉर्म यूटिलाइज्ड होंगे। अब इसको आप हीट कर दीजिए, 6 सिल्वर आयोडाइड मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट कर जाएंगे और हम लोगों को मिल जाएगा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट एसिटिलीन। तो हाँ, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। फिर भी बाकी के ऑप्शंस के तरफ भी एक बार देख लेते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है, 443 केल्विन, मतलब हाई टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे हैं हम लोग। अब हाई टेम्परेचर पे अगर अल्कोहल को हीट किया जाए तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रमोट करता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल आता है एज एलिमिनेशन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हम लोगों का अल्फा कार्बन और ये हम लोगों का बीटा कार्बन है। बीटा से एक हाइड्रोजन, अल्फा से OH बन गया H2O, निकल गया H2O फॉर्म पे, और वहाँ पे हम लोगों को एक एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिला। अब ये हम लोगों को NCERT के कॉन्टेक्स्ट में भी मिल जाएगा एल्कीन प्रिपरेशन मेथड्स में, या फिर थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर सकते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर, जो कि 12th का चैप्टर है, पार्ट 2 NCERT में, सेकंड चैप्टर वही है। तो उसमें भी आप लोग ज़रा अच्छे से ध्यान दीजिए और ख़ास करके E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन के ऊपर कुछ ज़्यादा एम्फोसिस रखिएगा। JEE मेंस को उसमें से क्वेश्चन पूछना बहुत ही लाजमी लगता है। चले आते हैं लास्ट के एग्जाम्पल पे। यहाँ पे बेरिलियम कार्बाइड की बात की जा रही है, तो ये हम लोगों को अगेन एल्केन के प्रिपरेशन पर याद होने चाहिए कि एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड ये मिथेनाइड्स होते हैं। मतलब इनको अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो हम लोगों को मीथेन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड के टाइम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड साइड प्रोडक्ट्स के तरह प्रोड्यूस्ड होंगे। कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग अगर हाइड्रोलाइज करेंगे इसी तरह से तो हम लोगों को एसिटिलीन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बाइड दिया होता तो वो भी एक करेक्ट आंसर बनता। मैग्नीशियम कार्बाइड को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो प्रोपाइन देगा, तो वो भी एक अल्काइन है पर वो 3 कार्बन का अल्काइन प्रोड्यूस करेगा। सारे के सारे NCERT पे ही रेफर्ड हैं, प्लीज़ उनको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हम लोगों को मेटलर्जी से एक सवाल दिख रहा है 11th क्वेश्चन में, जो पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय
फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब ये हम लोगों को एक मेमोरी बेस्ड सवाल है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये एक। तो अगेन एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हुए हम लोगों को सारे के सारे फ्रॉथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, लीचिंग मेथड, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेसेस एनसीईआरटी पे जो भी दिए गए हैं और उसके ऊपर भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस जो भी मेटल के दिए गए हैं, वैन अर्कल मेथड हो गया, या फिर हम लोग जोन रिफाइनिंग प्रोसेस देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस देख सकते हैं। जो भी सारे सारे एनसीईआरटी में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के प्रोसेसेस दिए गए हैं, उन पे भी आप लोग बहुत खास एक ध्यान दीजिए और सिर्फ कोशिश कीजिए एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए, और थोड़ा लॉजिक हम लोग अगर अप्लाई कर लें तो वो भी आराम से हम लोगों से बन सकता है। क्या है वो लॉजिक? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड एनसीईआरटी की माने तो वो भी बता रहा है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप देख सकते हैं, ये मेनली सल्फाइड कंटेनिंग ओर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो भी ओर्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात कर लें गैलीना की, तो वो लेड का सल्फाइड वाला ओर है। बात करें मैलाकाइट ग्रीन की, तो वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का ओर है। बात करें मैग्नेटाइट की, तो वो आयरन का ऑक्साइड वाला ओर है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। बात करें सिडराइट की, तो आयरन का कार्बोनेट वाला ओर है, सिडराइट। लेकिन हम लोगों का फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक कहां पे अप्लाइड होगा? वो है सल्फाइड वाला ओर, जो कि यहां पे गैलेना है। तो ये आप लोगों को याद होने चाहिए कि कौन सा वाला मेथड किस वाले ओर के ऊपर एप्लीकेबल है और ओर्स के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, ये हम लोगों को जरूर याद होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। इनऑर्गेनिक से एक सवाल बनता दिख रहा है हम लोगों को। पूछा जा रहा है कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है X, जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड है। याद दिला रहा है हम लोगों को डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में क्लासिक एग्जाम्पल पे दिया गया है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स पे, एकदम बोरॉन केमिस्ट्री के एंड पे डाइबोरेन के स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे 3C2E का जिक्र हम लोगों को मिलता है। तो बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड X है जिस पे 3C2E बॉन्ड देखने को मिलता है, एज वेल एज 2C2E, मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी दिखते हैं। जब वो रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर, गिव्स ए कंपाउंड Y जो कि आइसोस्ट्रक्चरल है बेंजीन की तरह। अब पूछा जा रहा है कि कंपाउंड X जो है वो अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर में Z एक कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि X, Y और Z क्या क्या कंपाउंड्स हैं। तो ये हम लोगों को अगेन एनसीईआरटी का ही रेफरेंस हम लोगों को लेना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी में पूरा का पूरा तो इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प हम लोगों को एनसीईआरटी से ही मिलेगा। अगेन डाइबोरेन की बात की जा रही है, तो एनसीईआरटी का रेफरेंस ज़रूर लीजिए, उसमें ज़रूर पढ़िए। थोड़ा बहुत आपको तो आइडिया मिलेगा कि अमोनिया के साथ डाइबोरेन, क्योंकि इतना तो हम लोगों को दिख ही रहा है ऑप्शंस में कि ये डाइबोरेन से रिलेटेड है, तो डाइबोरेन के साथ अमोनिया का रिएक्शन कैसे बनता है वो एनसीईआरटी में बड़े ही आसान शब्दों पे, बड़े ही उम्दा तरीक़ों से बताया गया है। तो हम लोगों को डाइबोरेन अगर ये दिख रहा है तो B2H6 के साथ हम लोगों का अमोनिया कैसे रिएक्ट करेगा? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, एक्सेस लेना पड़ता है अमोनिया, उसको अगर थोड़ा लो टेम्परेचर में पहले हीट करेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले B2H6
2NH3 का कुछ ऐसा एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जो कि थोड़ा हाई टेम्परेचर 473 केल्विन के आसपास अगर हीट किया जाए तो ये बोराजीन फॉर्मेशन शुरू कर देगा, B3N3H6। डाइबोरेन यहां पे जरूर X है, वो हम लोगों को दिख रहा है। और फाइनल जो प्रोडक्ट है जिसको थोड़ा हाई टेम्परेचर में हीट करके मिला है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर्टेन टेम्परेचर पे वो Y बनाएगा जो कि आइसोस्ट्रक्चरल होगा बेंजीन की तरह। तो इसका मतलब ये Y जो है ये बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरह रिजेंबल करता है। बेंजीन कुछ कुछ ऐसा दिखता है हम लोगों का, और यहां पे बोराजीन का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हम लोगों को ज़रूर रहना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी में कुछ खास इसका जिक्र तो नहीं है, बट आप लोग ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों को कुछ कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हर एक एटम के साथ हाइड्रोजन अटैचमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे। तो ये कुछ कुछ बेंजीन की तरह रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बेंजीन भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो X और Y तो मिल गया। अब अगर हम लोग सेम रिएक्शन को कुछ हाई टेम्परेचर में, हायर देन 500 to 600 केल्विन पे कर ले, तो हम लोगों को एक पॉलीमेरिक फॉर्मेशन दिखने को मिलेगा बोरॉन नाइट्राइड का, जो कि हम लोगों को स्ट्रक्चर देगा इनऑर्गेनिक ग्राफाइट का। मतलब ग्राफाइट में जैसे हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से, उसी तरह से हम लोगों को बोरॉन नाइट्राइड में भी इनऑर्गेनिक ग्राफाइट की तरह ही एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हो ना हो ये लोग Z की बात तो उसी के साथ कर रहे हैं कि X कंपाउंड जो कि डाइबोरेन है उसके साथ अमोनिया का रिएक्शन हाई टेम्परेचर में करा जाए तो वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जो कि है Z, और वो हो ना हो इनऑर्गेनिक ग्राफाइट की ही बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या क्या ऑप्शंस मिल गए हैं? X हम लोगों का डाइबोरेन है, Y हम लोगों का बोराजीन मिल रहा है, और Z बोरॉन नाइट्राइड बन रहा है पॉलीमेरिक फॉर्म का। तो ऑप्शन बी ही हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगेन देखा जाए क्वेश्चन थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड तो है, आप लोगों को ज़रूर बच्चों एनसीईआरटी का बेसिक लेवल तो आना ही चाहिए, अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी। और थोड़ा ज़्यादा अगर हम लोग इसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्स मालूम करना चाहते हैं, तो ये जेडी ली का सुदर्शन गुह जी का एक बुक आएगा आपको, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके जेई वाला वर्जन आप लोग देख सकते हैं। अच्छा किताब है, उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, वो भी बुक आप रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कि कौन सा है एक बाई रेडिकल। बढ़िया है। तो यहां पे अगर हम लोग थोड़ा सा जो भी स्पीशीज दिए गए हैं उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करें, तो पहला वाला जो दिया गया है वो बोला जा रहा है फिनाइल। तो बेंजीन से, ये मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन ये वाला अगर रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो जो ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो वो होगा, इसके साथ हम लोग किसी आर को जोड़ सकते हैं, तो ये जो ग्रुप बनेगा वो होगा फिनाइल ग्रुप। अब प्रोपीन मान लीजिए ये है प्रोपीन, ये हम लोगों का मिल गया है हम लोगों को प्रोपीन। तो प्रोपीन से अगर हम लोग ये हाइड्रोजन हटा दें तो वो जो ग्रुप बनाएगा
ये इसके साथ कुछ R जुड़ जाएगा, तो ये जो ग्रुप हम लोगों को मिल जाएगा वो हम लोगों का बनेगा प्रोपिनाइल। उसके बाद विनाइलिडीन की बात की जा रही है, तो मान लीजिए हम लोगों के पास इथिलीन है। अब इसमें से हम अगर दो दो हाइड्रोजन ही हटा दें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके साथ कुछ मान लीजिए R1 और R2 जुड़ जाएंगे। तो ये जो ग्रुप हम लोगों को बनता दिख रहा है उसको हम लोग बोल पाएंगे विनाइलिडीन। और एट दी एंड इथाइलिडीन की बात की जाए तो हम लोग अगर फिर से इथीन की ले लें तो इस हाइड्रोजन को, एक वाले हाइड्रोजन को हटा दें तो ये कुछ हम लोगों को ऐसा बनता दिखेगा, जिसके साथ कोई एक ग्रुप R जुड़ेगा। तो ये जो ग्रुप हम लोगों को दिख रहा है वो होगा इथाइलिडीन। तो अब इसमें से बाई रेडिकल कौन सा है, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये लोग पूछ रहे हैं कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसकी वैलेंसी डबल है, मतलब 2 वैलेंसी है। 2 वैलेंसी वाला ग्रुप कौन सा है? 2 वैलेंसी वाला ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप दो अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को कनेक्ट कर सकता है। तो देख के आप खुद भी सोच सकते हैं, पहला वाला एक ही हाथ उसके पास अवेलेबल है कार्बन का, दूसरे वाले में एक ही हाथ अवेलेबल है कार्बन का, चौथे वाले में भी एक ही हाथ अवेलेबल है कार्बन का, सिर्फ सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, सी वाले ऑप्शन पे दोनों हाथ ही अवेलेबल हैं कार्बन का। तो ये दो अलग अलग एटम या ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। तो ये हम लोगों का बन जाएगा बाई रेडिकल या बाई वैलेंट ग्रुप। तो ये हम लोगों का ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10। क्लासिक सवाल है, मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ग्रुप 15 का सवाल है 12th से, हम लोगों को पार्ट 1 पे ही मिल जाएगा पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंडर। तो आप लोगों को बच्चों चेयर फॉर्म ड्रॉ करना ज़रूर आता ही होगा। हम लोग उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब सेम काम हम लोगों को यहाँ पे करना है, पर याद रखना है हम लोगों को ऑल्टरनेटिव फॉस्फोरस ऑक्सीजन इस तरह से रखना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फॉस्फोरस फिर ऑक्सीजन फिर फॉस्फोरस फिर ऑक्सीजन, इधर से भी देखें ऑक्सीजन फिर फॉस्फोरस फिर ऑक्सीजन। तो देखिए आप ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने किया है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन, अगेन फॉस्फोरस आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आप एक और फॉस्फोरस ले लीजिए ऊपर की तरफ, ये चेयर के ऊपर। अब इस फॉस्फोरस को बाकी जो 3 फॉस्फोरस हैं चेयर के फॉर्म में, उनके साथ भी कनेक्ट कीजिए ऑक्सीजन लिंक के थ्रू। फिर से बोल रहा हूं, इस फॉस्फोरस को इन फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट कीजिए ऑक्सीजन लिंक्स के थ्रू, इस तरह से, कुछ इस तरह से। सही है? तो अगर मैं वैसा करूं, कुछ इस तरह से बन गया। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये हम लोगों का P4O6 का स्ट्रक्चर है। मतलब अगर हम लोग P4O6 का स्ट्रक्चर हम लोगों को ढूंढना है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम लोगों को P4O10 चाहिए, मतलब और 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, तो ईच फॉस्फोरस के साथ आप डबल बॉन्ड O कनेक्ट कर दीजिए। तो ये बन गया P4O10 का स्ट्रक्चर, मतलब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का डाइमेरिक फॉर्म का स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल गया। सवाल क्या पूछा जा रहा था कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स इसमें अवेलेबल होंगे। तो देख, हम लोग गिनती कर लेते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स मिल गए हम लोगों को?
16 टोटल कुल मिला के सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सवाल कुछ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता था, कितने POP बॉन्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कितने P डबल बॉन्ड O यहाँ पे अवेलेबल हैं, कितने पाई बॉन्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कितने लोन पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो स्ट्रक्चर को जब भी आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का स्टडी कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग उसमें से बनने वाले पॉसिबिलिटीज़ जो भी क्वेश्चंस के हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझ लें, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जा रहा है ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने का। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का नॉलेज 1% से भी ज़्यादा बढ़ा है आज, मैं आप लोगों को विश करता हूँ ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के प्रिपरेशन जर्नी के लिए। मिलते हैं अगले क्लास पे, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 15 से, और इसी उम्मीद से कि आप लोग बहुत अच्छा करें। गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।